आज हम वाड़ी के चौक पर खड़े हैं और वाड़ी ये ग्रामीण नागपुर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा अभी भारत बंद का कार्यक्रम लिया गया। तो उस संदर्भ में कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ पर खड़े हैं, तो हम उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या किन मुद्दों के साथ में आज उन्होंने भारत बंद किया है। तो आपका नाम बताइए। मैं सचिन वासनिक, दक्षिण नागपुर प्रभारी। आज का ये जो भारत बंद का जो वैसे तो किन मुद्दों को लेकर ये भारत बंद किया गया? ये टोटल 9 मुद्दे हैं। एक है ईवीएम का मुद्दा है, जो ईवीएम से बनी हुई सरकार के उसके विरोध में है, और ओबीसी की जाति आधार गिनती नहीं कर रहे सरकार, उसके विरोध में है। और ऐसे यानी काश्तकारों का जो कानून है, एमएसपी जो कानून है वो लागू नहीं कर रहे हैं इन लोग, उसके विरोध में। और पुरानी पेंशन योजना उसके विरोध में है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और वर्तमान स्थिति में जो ये सरकार जो काम कर रही है, SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों के खिलाफ में जो काम कर रही है लोग, यहाँ की सरकार, वो सरकार को हम एक चेतावनी देना चाहते हैं इस माध्यम से कि तुम्हारी ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी अब तक की है आपने, अभी नहीं चलेगी। और ये मैसेज देने के लिए हमने आज के 30 तारीख का भारत बंद का प्रोग्राम किए हैं। ये जो ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है? क्यों भारत में ओबीसी की क्या जो जातिगत जनगणना है वो अभी तक हुई नहीं है? नहीं हुई ना सर, कहाँ हुई? एक ही बार, यानी एक बार भी नहीं, वो नॉमिनल। मेरा कहना यही है कि पहले ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं होती थी। अभी तो प्रधानमंत्री जी खुद ओबीसी है ना, उन्होंने करना चाहिए ना। अरे जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिसकी संख्या है उसके हिसाब से उसको क्या अभी इस तरह का प्रतिनिधित्व भारत के बहुसंख्य समाज को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना सर। देखिए ना आप, आज मुट्ठी भर लोग, 3% लोग भारत पे राज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हाँ, ईवीएम लाके। इंदिरा गांधी जी ने ईवीएम क्यों लाई? कांशीराम साहब ने जब आंदोलन चलाया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, इसलिए लाए थे ईवीएम मशीन ने। तो ईवीएम लाने की जरूरत नहीं थी। यानी उनको मालूम था कि अगर यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अगर जागरूक होते हैं तो वो उनका वोट का अधिकार मालूम हो जाएगा और वो बंद कर देंगे। इसी की वजह से इन लोगों ने ईवीएम मशीन लाया। और ईवीएम की सरकार, आपका एक मुद्दा दिख रहा है कि जो कर्मचारियों को जो जूनी पेंशन है वो मिलनी चाहिए, ये भी एक आपका मुद्दा दिख रहा है। क्यों, क्या फायदे होने वाले हैं जूनी पेंशन से और क्या नुकसान है उनके? फायदा तो कुछ नहीं है। देखो, 30 साल तक उन्होंने बोल के रखा है कि 30 साल तक करके देंगे। उसके बाद में तो टोटल पेंशन बंदी होने वाली है। 30 साल तक है। ये क्या है? वो लॉलीपॉप है। वो लॉलीपॉप दिखा रहे अपने को। और क्या है, इन लोगों ने हर सेक्टर का निजीकरण क्यों किया है? उसी की वजह से किया हुआ है ना। उनको अगर देने का रहता तो कब का दिए रहते, क्योंकि सरकार तो ओबीसी, अभी प्रधानमंत्री जी तो खुद ओबीसी है, उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे षड्यंत्र है। RSS BJP का षड्यंत्र है इसके पीछे। और ये षड्यंत्र करके सरकार अपने वाले रोटियां सेक रही है। ये रोटियां सेकने के विरोध में हमारा आंदोलन है ये। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि भारत में बड़े पैमाने पे बेरोजगारी दिखाई देती है, तो क्या जो LPG कानून लाया गया, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो ये कानून क्या इसके पीछे में इसका कोई षड्यंत्र लगता है आपको? सर, मेरा नाम सनी सहारे है और मैं राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की एक विंग है, असंगठित बांध कामगार, उसका जिलाध्यक्ष हूँ। और सर, आपने जो सवाल पूछा है, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज के तारीख में सबसे ज़्यादा निजीकरण जो हो रहा है, उसके वजह से भारत में सबसे बड़ी समस्या है हमारे पेट की। अगर निजीकरण ना होते हुए अगर राष्ट्रीयकरण हुआ तो आज जो समस्या निर्माण हुई है आज़ादी के बाद में कि किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोज़गार आत्महत्या कर रहा है, विद्यार्थी आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसकी खास वजह ये है कि वर्तमान सरकार, यह सरकार अनलीगल सरकार है। हमारे पास सरकार का डाटा है कि इस बार जो सरकार चुनकर आई है 2019 में, ये 300 के ऊपर जो चुनाव क्षेत्र है वहाँ पर ये सरकार अनलीगल तौर पर चुनकर आई है। अनलीगल तौर पर, क्योंकि अगर ईवीएम मशीन का डाटा लिया जाए और बूथ का डाटा लिया जाए तो उसके आधार पर देखा जाता है कि डिफरेंस है। लेकिन ईवीएम मशीन जिसको ये कहा जाता है कि इसमें फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन उसके साथ में तो वीवीपैट जुड़ी हुई है। फिर आपका क्या आक्षेप है इसके बारे में?
सर 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि ईवीएम मशीन फ्री फेयर ट्रांसफ़र चुनाव नहीं करती, मतलब चोरी करती है। तो इसके लिए माननीय वामन मेश्राम साहब ने पिटीशन दायर की थी। उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में आदेश दिया था कि वीवीपैट लगाया जाए और वीवीपैट लगाने के बाद में उसकी 100% गिनती की जाए। लेकिन 2019 में वीवीपैट की गिनती नहीं की गई और जो नए कांग्रेस ने उसमें बीजेपी का साथ देकर जो 2017 का कानून है उसको बदलकर 5% किया। लेकिन 19 में वीवीपैट की गिनती नहीं की गई। अगर वीवीपैट की गिनती की जाती है तो जो वर्तमान सरकार है ये अनलीगल साबित होती है। और ये कहा जा सकता है कि भारत की जो सरकार है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुन कर आ रही है। ये मेरा कहना है। जब 2013 को आदेश दिया हुआ है कि साला फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, इससे चोरी करती है मशीन, तो भी फिर भी ईवीएम मशीन क्यों लागू कर रहे हैं? यहाँ पे नहीं करना चाहिए ना, ईवीएम नहीं होना चाहिए। बैलेट पेपर हर देश में बैलेट पेपर पे होता है और यहाँ पे क्यों हो रहा है? यानी इनका षड्यंत्र है। उनको मालूम है कि हम चुन के नहीं आ सकते करके। अगर बैलेट पेपर से चुनाव करो तो ये चुन के ही नहीं आते। आपको क्यों लगता है कुछ लोग षड्यंत्र करके इस देश के सत्ता पर काबिज हुए, ऐसा क्यों लग रहा है? सर हजारों साल का इतिहास है, हजारों साल का इतिहास है। बुद्धा से आज तक का इतिहास है। इन्होंने अपने महापुरुषों को ऐसे ही जो आंदोलन करते थे उनको ख़त्म कर दिया और मुट्ठी भर लोग राज कर रहे देश पे। मैं तो बोलता ना, मुट्ठी भर। आप जिसकी आपकी 3.5% है, आप 3.5% लो, 15 को 15% दो, 7.5 को 7.5 दो, 52 को 52 दो। ये झगड़ा ही नहीं रहता। क्यों नहीं दे रहे झगड़ा? ये क्यों कर रहे कि इनकी सबकी मलाई? उनको मालूम है कि अगर डीएनए के हिसाब से अगर सोचा जाए तो ये जो राज करना शासक वर्ग जो है ये मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपका उसमें एक मुद्दा है कि जो एनआरसी सीए जो कानून है ये भी रद्द किया जाए और डीएनए के आधार पर इस कानून को लाया जाए। हाँ, नहीं, एनआरसी कानून क्या है? पर्टिकुलर SC ST OBC को गुलाम बनने का षड्यंत्र है। आपको आप देखा जाएगा यहाँ पे किसके ऊपर एनआरसी कर रहे हैं इन लोग? मूल निवासी लोगों के ऊपर तो एनआरसी कर रहे हैं ना। मूल निवासी लोगों के ऊपर एनआरसी कर रहे हैं, NPR कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सर जो एनआरसी सीए का जो कानून बनाया गया उसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई, हमारे पास अगर जो भी डाटा है वो मान्य नहीं कर रहे। जैसा वोटिंग कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक कार्ड है, तुम्हारा यहाँ का रहवासी पुरावा है, वो कोई भी वो मान्य नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि 1950 के पहले का पुरावा लेकर आओ। अब 1950 के पहले कानून भारत में संविधान लागू नहीं था। संविधान लागू हुआ उसके बाद में लोगों को ये पता नहीं था कि जाके रजिस्टर करना पड़ता है, अपना नाम दर्ज करना पड़ता है, मैं यहाँ का रहवासी हूँ। अब लोग 1950 के बाद संविधान लागू होने के बाद पढ़े लिखे बने। उसके बाद उन्होंने अब उसके 15-20 साल के बाद जब पढ़े तो उनको लगा कि अपना नाम नगर परिषद में, ग्राम पंचायत में दर्ज करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने दर्ज किया। फिर 1950 का डाटा वो कहाँ से लाए? हमने मोदी को पूछा जानकारी के कानून के अंतर्गत कि क्या आपके पास ऐसा डाटा है, तो उन्होंने भी नहीं कहा। तो इससे ये पता चलता है कि वो कानून केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, यहाँ के हर नागरिक के लिए है। वो चाहते हैं कि यहाँ का नागरिक परेशान हो और उनको गुलाम बनाया जाए, इसलिए एनआरसी सीए कानून लाया गया। ये टारगेट मुसलमान नहीं है, दिखाया जा रहा है मुसलमान, और टारगेट SC ST OBC को किया जा रहा है। ये बात है सर एनआरसी की। धन्यवाद सर, आपने अच्छी जानकारी